हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस जर्नी में चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं दो एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट एल्गोरिथम देखा था और हमें जो डेटा दिया गया है उसके ऊपर से कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम कैसे ढूंढना, ये चीज हमने देखी थी। आज के सेशन में हम इन दो एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे हमारे उसी एग्जाम्पल के लिए। लेकिन उससे पहले चलिए इसकी थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं। अब दोस्तों, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जो है उसके दो वेरिएशंस हैं। एक है नॉन प्रीएम्प्टिव वाला और दूसरा है प्रीएम्प्टिव वाला। नॉन प्रीएम्प्टिव वाले में क्या होगा आपको पता ही होगा। नॉन प्रीएम्प्टिव वाले में एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू दे दिया, फिर उसके पास से हम वापस ले नहीं सकते। जबकि प्रीएम्प्टिव वाले में हमने एक बार सीपीयू किसी प्रोसेस को दे दिया, उसके पास से हम सीपीयू ले सकते हैं। अब दोस्तों, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का शेड्यूलिंग डिसीजन किसके बेस पे है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का शेड्यूलिंग डिसीजन किसके बेस पे है? दोस्तों चलिए, मेरे लास्ट वीडियो सेशन जो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, उसमें मैंने अंत में दो एग्जांपल लिए थे जिसमें P1, P2, P3 तीन प्रोसेस थी। तीनों ही अराइवल टाइम तीनों का 0 था। P1 प्रोसेस को 27 बस चाहिए थे, P2 को 3 और 4। और हमने देखा था भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम जो है इट सफर्स फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट, कि जहां पर आगे लंबी लंबी प्रोसेस है, मतलब जिन प्रोसेसेस को सीपीयू बस काफी बड़ा चाहिए वो आगे प्रोसेस है और छोटे छोटे सीपीयू बस वाली प्रोसेस पीछे है। अगर ऐसा है, मतलब लंबी प्रोसेस को अगर हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि मेरी पीछे वाली प्रोसेस को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो दूसरा सॉल्यूशन हमने क्या लिया भाई, छोटी छोटी प्रोसेस को पहले किया था, राइट, एंड द टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। यही कंसेप्ट को यहां पर यूज किया गया है। ये क्या बोल रहा है भाई, शॉर्टेस्ट जॉब को पहले रन कीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या बोल रहा था, जो पहले आई है उसको पहले रन कीजिए। जबकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या बोल रहा है, जो मेरी मेन मेमोरी में काफी सारी प्रोसेस है उसमें से जिस प्रोसेस का सीपीयू बस्ट सबसे कम है उसको मैं पहले चांस दूंगा, ताकि मेरा एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बहुत ही कम हो, राइट। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर शेड्यूलिंग डिसीजन किसके बेस पे लिया जा रहा है दोस्तों? सीपीयू बर्स्ट के ऊपर से शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाता है। अब दोस्तों, जब कोई आपको ऐसा बोले भाई शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बोलते हैं तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन ही हो गया। लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं भाई शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव वर्जन, राइट, तो वो होगा प्रीएम्प्टिव। सिर्फ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉन प्रीएम्प्टिव गिनना है। अगर प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बोलते हैं तभी आपको प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम रन करना है। अब दोस्तों, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो प्रीएम्प्टिव वाला वर्जन है उसका दूसरा नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो प्रीएम्प्टिव वाला एल्गोरिथम है उसका नाम है दूसरा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसको हम शॉर्ट में SRTF बुलाते हैं, ठीक है। और ये तो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राइट। अब दोस्तों, दोनों ही केस में शेड्यूलिंग डिसीजन जो है किसके बेस पे से लिया जाता है? सीपीयू बर्स्ट के ऊपर से। यहां पर भी शेड्यूलिंग सीपीयू बर्स्ट के ऊपर से ही लिया जाता है। सॉरी, सीपीयू बर्स्ट, राइट, सो इट वुड बी बर्स्ट, ठीक है। अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब प्रोसेस को एक बार सीपीयू दिया वापस ले नहीं सकते। जबकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होता है, दैट इफ द burst time of newly arrived process is less than the remaining time
of currently executing process then preempt current process and schedule न्यू प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहते हैं भाई, मान लीजिए अभी कोई प्रोसेस रन कर रही है, मान लीजिए प्रोसेस P2 को CPU बर्स्ट चाहिए था 10 टाइम यूनिट्स का। प्रोसेस P2 ने 2 टाइम यूनिट तक रन किया और तब जाकर के प्रोसेस P3 आई। अब P3 को CPU बर्स्ट चाहिए 6 टाइम यूनिट का और P2 को टोटल चाहिए था 10, उसमें से 2 यूज कर लिया, बचा 8। तो P2 करंटली एग्जीक्यूटिंग थी, उसको 8 बर्स्ट यूनिट चाहिए, जबकि P3 को 6 चाहिए। तो मैं P2 के पास से CPU को ले करके P3 को दे दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है प्रीएम्प्टिव, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जबकि यहां पर ये नॉन प्रीएम्प्टिव वाले वर्जन में मैं P2 के पास से प्रोसेसर लेकर के P3 को नहीं दे सकता। दोनों में यही अंतर है, ठीक है। अनदर पॉइंट अगर दोस्तों दोनों की बात करें, ठीक है, चलिए वो लिमिटेशन है, फेयरनेस इज नॉट अचीव्ड, दिस बोथ ऑफ दिस एल्गोरिथम राइट सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन। बोथ ऑफ दिस एल्गोरिथम्स सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन। कैसे? तो ये भी स्टारवेशन से सफर करता है। कैसे दोनों ही एल्गोरिथम स्टारवेशन से सफर करते हैं, ये हम एल्गोरिथम को समझेंगे तब जाकर के आपको अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। सो इफ एनी एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन, फेयरनेस इज नॉट अचीव्ड। यहां पर भी फेयरनेस विल नॉट बी अचीव्ड। चलिए तो दोनों ही एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, उसके बाद प्रीएम्प्टिव वाला वर्जन देखेंगे और फिर मैं ये जो स्टेटमेंट है स्टारवेशन या फेयरनेस उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमने जो एग्जांपल लिया है, सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो एग्जांपल लिया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 प्रोसेस है मेरे पास, P1, P2, P3, P4। अराइवल टाइम इज 2035 रिस्पेक्टिवली, बर्स्ट टाइम इज 4754 रिस्पेक्टिवली। और हम बात करें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव वाले वर्जन की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ गंट चार्ट, राइट। तो ये मैंने गंट चार्ट बना दिया। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 0 टाइम यूनिट पे। अब 0 टाइम यूनिट पे मेरे पास प्रोसेस P1 नहीं है, P2 है, P3 नहीं है, P4 नहीं है, तो P1 रन होगी। अब चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, हमें तो पूरी की पूरी प्रोसेस P2 को खत्म कर देना है। मतलब प्रोसेस P2 60 टाइम यूनिट के लिए CPU यूज करेगी, तब तक के लिए और कोई डिसीजन लेना नहीं है, राइट। सो यहां पर प्रोसेस P2 को CPU मिलेगा और वो 7 टाइम यूनिट के लिए वो यूज करेगी और यहां पर प्रोसेस P2 खत्म हो जाएगी, CPU को रिलीज कर देगी। अब मेरा शेड्यूलर पिक्चर में आएगा। 7 टाइम यूनिट पे मेरे पास प्रोसेस P1 है, P3 है और P4 है। अब इनमें से कौन सी शेड्यूल होगी, ये डिसीजन किसके बेस पे से लिया जाएगा, बर्स्ट टाइम के बेस पे से। P1 का बर्स्ट टाइम है 4, P3 का 5, P4 का 4। अब यहां पर टाई हो गई। P1 एंड P4 दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, तो किसको CPU दिया जाए। अगर दोस्तों एग्जाम में आपको कोई ऐसा नहीं दिया है तो आप P1 को कर लीजिए या P4 को कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में या कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि टाई ब्रेकर, अगर किसी 2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो रहा है, देन टाई ब्रेकर वुड बी द अराइवल टाइम। मतलब अगर किसी 2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम है तो जो पहले आई है उसको पहले मिलेगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो कंपलसरीली आपको P1 को पहले रन करना होगा, उसके बाद ही P4 को और उसके बाद ही P3 को, राइट। चलिए तो हम यहां पर प्रोसेस P1 को रन कर रहे हैं, तो P2 के बाद P1 को चांस मिलेगा और P1 रन करेगी। P1 वुड रन, सिंस दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव तो P1 खत्म नहीं होगी तब तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो 7 से 11 तक P1 रन होगी। P1 खत्म हो गई, उसने CPU रिलीज किया। मेरे पास अभी P3 और P4 है। चूंकि P4 का बर्स्ट टाइम P3 से कम है तो P4 शेड्यूल होगी, राइट, एंड दैट विल रन अप टू 15
और उसके बाद P3 शेड्यूल होगी और P3 15 से लेकर के 20 तक रन करेगी. सो दिस इज व्हाट द गन चार्ट इज फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव. चलिए अब इसके ऊपर से कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ढूंढते हैं. तो कंप्लीशन टाइम क्या होता है? प्रोसेस कौन से टाइम पे कंप्लीट हुई. सबसे पहले P1 की बात करते हैं. P1 कौन से टाइम पे कंप्लीट हुई? 11. P2 कौन से टाइम पे कंप्लीट हुई? 7. P3 कौन से टाइम पे कंप्लीट हुई? 20. एंड P4 कौन से टाइम पे कंप्लीट हुई? 15. सो दिस इज व्हाट कंप्लीशन टाइम इज. नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम. प्रोसेस आई और कंप्लीट हुई, इन दोनों के बीच का टाइम. सो अल्टीमेटली कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. सो प्रोसेस P1 के लिए 11 minus 2 that is 9, 7 minus 0 7, 20 minus 3 17 and 15 minus 5 that is 10. नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम. प्रोसेस कितने टाइम के लिए, कितने टाइम यूनिट तक मेन मेमोरी में पड़ी रही, राइट. एंड वेटिंग टाइम इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. सो 9 प्रोसेस P1 के लिए 9 minus 4 that is 5. से P2 के लिए 7 minus 7 0. P3 के लिए 7 minus 5 that is 12 एंड P4 के लिए 10 minus 4 that is 6. So that is waiting time. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम. प्रोसेस आई और सबसे पहला रिस्पॉन्स कब जनरेट हुआ. मान लीजिए अगर P1 की बात करते तो P1 आई 2 टाइम यूनिट पे सबसे पहला रिस्पॉन्स उसने जनरेट किया 7 पे, तो 7 minus 2 is 5. दोस्तों नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम ही होगा, राइट. सिमिलरली P2 के लिए 0, P3 के लिए 12, सॉरी P3, अब P3 प्रोसेस 15 पे आई, ये -3, यस P3 के लिए 12 सॉरी, एंड P4 के लिए 6. ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई. अब चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ढूंढते हैं. तो इसका टोटल क्या होगा? 17 + 7 24 + 10 34, 34 + 9 is 43. ये क्या होगा? 12 + 5 17 + 6 23. This will also be 23. So एवरेज निकालनी है, सो डिवाइड बाय 4 करेंगे. तो यहां पर हमें क्या मिला दोस्तों? 43 डिवाइड बाय 4. So that is somewhere around 11 4s are 44. So can I say it is 10.9 around, right? Next 23 by 4. So 6 4s are 24. So this one is something at 5.9, 5.9. राइट. तो आप देख लीजिए हमारा जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम से काफ़ी बेहतर है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम हमने रन किया है इसी एग्जांपल के लिए. उसका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम देख लेना, उससे काफ़ी अच्छा है यहाँ पर. सो दिस वन इज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन. अब दोस्तों प्रीएम्प्टिव वर्जन में क्या होगा? प्रीएम्प्टिव वर्जन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. चलिए देखते हैं प्रीएम्प्टिव में क्या होगा. तो अब बात करते हैं प्रीएम्प्टिव वर्जन की. सेम कहानी है मेरे पास. 4 प्रोसेस है, अराइवल टाइम, बस टाइम दिया गया है और हम रन कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या तो आप बोल सकते हो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट. चलिए सबसे पहले 0 टाइम यूनिट पे मेरे पास प्रोसेस P2 है. अब प्रोसेस P2 तब तक रन करती रहेगी जब तक कोई नई प्रोसेस आती नहीं है. ठीक है, तो P2 0 टाइम यूनिट पे आई है. अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन से टाइम यूनिट पे आती है? नेक्स्ट प्रोसेस आती है 2 टाइम यूनिट पे. तो 0 से लेकर के 2 टाइम यूनिट पर तो P2 के पास ही रहेगा प्रोसेसर. चलिए तो इतना करते हैं. तो 0 से लेकर के 2 टाइम यूनिट पे मेरा प्रोसेसर रहेगा P2 के पास. अब 2 टाइम यूनिट पे कहानी क्या है? मेरी जो P2 प्रोसेस थी उसके 7 बस में से 2 बस रन हो चुके हैं, तो अभी उसको 5 बस की जरूरत है और दूसरे 5 बस की जरूरत है. और यहां पर प्रोसेस P1 आई, राइट. सो द रिमेनिंग टाइम द CPU इज रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस P2 इज 5. और यहां पर P1 नई प्रोसेस आई है और उसको 4 CPU बस चाहिए. और चूंकि P1 को जो बस चाहिए दैट इज लेसर देन दिस P2, तो यहां पर P1 प्रोसेस को CPU मिलेगा. अब P1 तब तक रन करेगी जब तक
नेक्स्ट कोई नई प्रोसेस नहीं आती, वहां पर शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस कब आती है? नेक्स्ट प्रोसेस आती है 3 टाइम यूनिट पे। ठीक है, तो यहां पर P1 2 से लेकर के 3 तक रन करेगी और यहां पर शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाएगा। P1 को 4 के बदले अभी कितने टाइम यूनिट चाहिए? रिमेनिंग इज 3। ठीक है, सो ये कहानी है। P1 को 3 टाइम यूनिट के लिए चाहिए, P2 को 5 के लिए चाहिए और यहां पर नई प्रोसेस आई P3 को भी 5 टाइम यूनिट के लिए प्रोसेसर चाहिए। अब तीनों में से सबसे कम कौन सा है? किसका है? P1 का। तो P1 ही रन करेगी। P1 कब तक रन करेगी? जब तक नेक्स्ट कोई प्रोसेस नहीं आती है। तो नेक्स्ट प्रोसेस कब आती है? 5 पे। देखिए, आप यहां पर कभी भी प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम जो है वहां पर आपका जो डिसीजन होगा, शेड्यूलिंग डिसीजन, वो नेक्स्ट प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है वहां पर होगा। फिर वहां पर डिसीजन ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के अराइवल टाइम पे डिसीजन होगा, राइट। तो वहां पर आपको स्टॉप करना है और देखना है कि भी यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 टाइम यूनिट पे हमने देखा, हमारे पास P1 P2 P3 है। P1 का 3, P2 का 5 और P3 का 5 और तीनों में से सबसे कम है P1 का। तो P1 रन होगी। कब तक रन होगी? नेक्स्ट प्रोसेस कब आती है? 5 पे। तो यहां तक रन होगी। तो मेरी P1 रन होगी 5 टाइम यूनिट तक, 3 से 5, और वो P1 मतलब P1 के 2 टाइम यूनिट और खत्म हो गए। तो यहां पर ये 3 के बदले हो गया 1। सो एट टाइम यूनिट 5 मेरे पास मेरी मेन मेमोरी में चारों प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4। P1 को अभी और एक ही टाइम बस चाहिए CPU का। P2 को 5 चाहिए, P3 को 5 चाहिए, P4 को 4 चाहिए। तो किसको मिलेगा? ऑब्वियसली P1 को ही मिलेगा। तो P1 कंटिन्यू करेगी, राइट। तो यहां पर P1 और उसको सिर्फ अभी एक ही बस चाहिए, तो 5 से लेकर के 6। यहां पर P1 खत्म हो गई, P1 ने CPU रिलीज कर दिया। भाई मैं अब यहां पर खत्म हो चुकी, राइट। तो P1 खत्म हो चुकी, उससे CPU रिलीज कर दिया। अब P2 को 5 यूनिट चाहिए, P3 को 5 चाहिए और P4 को 4 चाहिए। तो किसको मिलेगा? P4 को, क्योंकि P4 का सबसे कम है। अब नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया दोस्तों। जब सारी प्रोसेस आ जाती है, सारी प्रोसेस के अराइवल टाइम के बाद हमारा एल्गोरिदम नॉन प्रीएम्प्टिव हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद शेड्यूलिंग डिसीजन होगा नहीं, राइट। तो यहां पर P4 को CPU मिलता है और P4 4 टाइम यूनिट तक वो रन करेगी, 10 तक। तो यहां पर P4 भी खत्म हो जाती है। चलिए, P4 खत्म हो गई, P1 भी खत्म हो गई। अब मेरे पास P2 और P3 बची है और दोनों के टाइम बस्ट है 5। तो किसको मिलेगा? चलिए, टाई ब्रेकर के लिए हम ले लेते हैं अराइवल टाइम। तो P2 को सबसे पहले देते हैं। तो यहां पर P2 को मिलेगा, P2 10 से 15 तक रन करेगी और फिर P3 को मिले। यहां पर P2 खत्म हो गई, अब फिर P3 ही बची, तो P3 को मिलेगा, वो 15 से 20 तक रन हुई। तो ये हो गया मेरा गन चार्ट। ठीक है, अब चलिए कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं। चलिए, तो कंप्लीशन टाइम P1 प्रोसेस का क्या है? P1 कब खत्म होती है? 6 टाइम यूनिट पे। सो द कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 6। P2 कब खत्म होती है? P2 खत्म होती है 15 पे, तो इसका होगा 15। P3 कब कंप्लीट होती है? P3 कंप्लीट होती है 20 पे। एंड P4 कब कंप्लीट होती है? P4 कंप्लीट होती है 10 पे। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। So 6 minus 2 is 4, 15 minus 0 is 15, 20 minus 3 is 17 and 10 minus 5 is 5. तो ये हो गया मेरा टर्न अराउंड टाइम। What would be my waiting time? The amount of time process resides in main memory and that is nothing but turn around time minus burst time. तो 4 माइनस इसका बर्स्ट टाइम 4 था तो 0, 15 माइनस इसका बर्स्ट टाइम टोटल 7 था तो 8, 17 minus 5 that is 12 and 5 minus 4 that is 1, राइट। तो अगर आपको यहां पर भी देखना हो तो आप समझिए मैं समझाता हूं। प्रोसेस P1 आई 2 टाइम यूनिट पे और P1 को 2 टाइम यूनिट पे ही प्रोसेसर मिल गया और फिर कंटिन्यू P1 को ही मिला 2 से 6 तक। P1 को यहां पर कहीं पे भी मेन मेमोरी में वेट करना नहीं पड़ा है, राइट। तो P1 का वेटिंग टाइम 0।
P2 प्रोसेस आई 0 टाइम यूनिट पे, उसको 0 टाइम यूनिट पे प्रोसेसर मिल गया, लेकिन फिर 2 टाइम यूनिट पे हमने P2 के पास से प्रोसेसर लेकर के फिर उसको 10 टाइम यूनिट पे दिया, तो 10 - 2 दैट इज 8। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर P3 आई 3 पे हमने प्रोसेसर उसको दिया 15 पे, 15 - 3 इज 12। P4 आई 5 पे हमने प्रोसेसर दिया 6 पे, 6 - 5 इज 1। राइट, यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे ऑल्सो, लेकिन ये दिस मेथड इज एरर प्रोन और टाइम ज्यादा ले लेती है। उससे बहुत ही अच्छा है भाई, टर्न अराउंड टाइम ढूंढ लिया, उसको बस उसमें से बस टाइम निकाल लो, वो हो गया वेटिंग टाइम। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, मेरी प्रोसेस जब आई उसके बाद पहला रिस्पॉन्स कब जनरेट किया, तो P2 प्रोसेस आई, चले पहले P1 की बात करते हैं। P1 आई 2 टाइम यूनिट पे और पहला रिस्पॉन्स उसने 2 टाइम यूनिट पे ही जनरेट कर दिया, तो यहां पर 0 - 0 इज 0। P2 प्रोसेस आई 0 टाइम यूनिट पे और उसने पहला रिस्पॉन्स, उसको पहला सबसे पहला सीपीयू भी 0 टाइम यूनिट पे ही मिला, तो 0 - 0 इज 0। देख लीजिए, नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू वेटिंग टाइम, राइट। नेक्स्ट P3 कौन से टाइम यूनिट पे आई, P3 आई 3 टाइम यूनिट पे और उसको सबसे पहले हमने सीपीयू दिया 15 टाइम यूनिट पे, तो 15 - 3 इज 12। P4 आई 5 टाइम यूनिट पे और P4 को सबसे पहले हमने सीपीयू 6 टाइम यूनिट पे दिया, तो 6 - 5 इज 1। तो ये हो गया दोस्तों शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब चलिए एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 15 + 17 दैट इज 32 + 9 दैट इज 41। वेटिंग टाइम 12 + 8 इज 20, 20 + 1 इज 21 और इसका होगा 13, ओनली 13, राइट। एंड लेट अस डिवाइड इट बाय 4। So this would be approximately 10.25 or not approximately, it is exactly 10.25. Average turnaround time is 10.25. 21 divided by 4. So that would be 6 4s are 5 4s are 20. So 5.25. And 13 divided by 4, that is 4 3s are 12. So 3.25, right? So देख लीजिए। अब दोस्तों नॉन प्रीएम्प्टिव वाले वर्जन में टर्न अराउंड टाइम क्या था, 10.9, जबकि यहां पर क्या है टर्न अराउंड टाइम 10.25 इंप्रूवमेंट हुआ। नॉन प्रीएम्प्टिव वाले वर्जन में वेटिंग टाइम क्या था 5.9, रिस्पॉन्स टाइम भी क्या था 5.9, जबकि यहां पर वेटिंग टाइम हो गया 5.25 और रिस्पॉन्स टाइम हो गया 3.25। तो यह है दोस्तों ब्यूटी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की। दोस्तों कोई भी सिचुएशन आपको दी गई हो, कोई भी सिचुएशन दी गई हो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वुड बी द ऑप्टिमल एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वुड बी द ऑप्टिमल एल्गोरिथम, राइट। तो यह है दोस्तों शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब मैं बात करता हूं स्टारवेशन की। तो दोस्तों स्टारवेशन होने के चांसेस कैसे हैं। मान लीजिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। अब कोई प्रोसेस का बस टाइम बहुत ही बड़ा है और वो आ गई 4 टाइम यूनिट पे। अब उसके बाद पीछे जितनी भी प्रोसेस आती जाती है उसके बस टाइम बहुत ही कम है, तो कंटिन्यूसली प्रोसेस आती जाएगी, जिसके बस टाइम हमारी ये जो प्रोसेस है इससे बहुत कम है, तो उन प्रोसेसेस को कंटिन्यूसली सीपीयू मिलता जाएगा इनडिफाइनाइटली। ये जो मेरी प्रोसेस है जिसको बस टाइम बहुत बड़ा चाहिए, दैट वुड स्टार्व फॉर द सीपीयू, दैट वुड वेट इनडिफाइनाइटली फॉर द सीपीयू। And similarly in case of shortest remaining time first also, right? So these algorithms suffers for starvation. Both of these algorithms are not fair. Fairness is not achieved, right? And I must write here this shortest job first का जो preemptive वाला version है, this is optimal for the given set of processes, right? चलिए, तो आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में और algorithm देखेंगे। थैंक यू।